सो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा एक और नई वीडियो में। मैं हूं तुम्हारा भाई वी बट किंग और आज मैं करने वाला हूं रिएक्ट, क्योंकि मेरे पास कोई कंटेंट था नहीं बनाने को। सो या मैंने सोचा क्यों ना रिएक्ट ही करे भाई। अभी ये 2 दिन पहले फिंग भाई की वीडियो आई है। अब जो लोग नहीं जानते, फिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉरर कंटेंट क्रिएटर। या भाई इनकी सबसे फेमस वाली जो सीरीज है इनके चैनल पे वो है डार्क वेब वाली। मैंने सारी देखी हुई है ऑलमोस्ट, बट हाँ मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा तुम देखो। सो या मैं चलाने से पहले वीडियो तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि हाँ भाई अपने रिस्क पे देखना, देखो तो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो का नाम है द ब्रेन वॉकिंग मेथड। नाम से खतरनाक लग रहा है। हॉरिफाइंग सीक्रेट्स ऑफ रूम नंबर 13। ओके लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी भाई ऐसे क्या सीक्रेट है रूम नंबर 13 के। My dad brought me here to see the doctor, but he locked me here inside. ये कौन सा डैड है भाई? ओके, व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन एडवाइस। यस भाई। पे ना चाइनीज गवर्नमेंट अपने इन बूट कैंप्स और अपने इन डिटेंशन कैंप्स के सीक्रेट को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। 2021 में ट्रू भाई ट्रू। सिर्फ चाइना की गवर्नमेंट क्यों, लगभग हर देश की गवर्नमेंट भाई किसी भी हद तक जा सकती है। 55 सर्वाइवर्स और एक्स एम्प्लॉयज इन्हीं कैंप्स के बाहर आए थे और इनका इंटरव्यू लिया गया था और इन्होंने ये बताया कि 2019 में चाइनीज ऑफिशियल्स ने, जो मेन लीडर्स थे इन कैंप्स के, उन्होंने एक मैसिव बॉनफायर प्लान करा था जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक चलने वाला था। ओके। और बॉनफायर में ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स जला देने वाले थे जो ये प्रूव करते थे कि ये सारे कैंप्स एग्जिस्ट करते हैं और जिनके अंदर इंफॉर्मेशन। सच में भाई गवर्नमेंट एक बोनफायर बनाएगी ऐसे को उनके लिए? पता नहीं भाई, बाकी सुनने में अजीब लग रहा है। मतलब इतनी बड़ी गवर्नमेंट एक बोनफायर, वो भी ओपन एरिया में, या फिर वीडियो में इसने ऐसे दिखा रखा है पता नहीं, बट आई डोंट थिंक यार रियल लाइफ में ऐसे बोनफायर के अंदर जलाते होंगे। इंफॉर्मेशन थी कि इन कैंप्स की वर्किंग कैसे होती है। वो एक सच छुपाने की कोशिश कर रहे थे जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि लोगों के सामने आए। लेकिन चाइनीज ऑफिशियल्स को ऐसा क्या डर था? ऐसा क्या था उन डॉक्यूमेंट्स में जो वो चाइनीज ऑफिशियल्स बाहर नहीं आने देना चाहते थे? भाई बहुत तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं होगा भाई क्या क्या होता है इस दुनिया में। हम तो भाई अपने मस्त घर में बैठ के मजे से जी रहे हैं। जो हायर पावर पे है उन्हें पता है भाई खाली कि क्या क्या हो सकता है। के हॉरिफाइंग टेल ऑफ रूम नंबर 13। और मैं टेबल पढ़ रहा था उसे। नाइस टेल दियो। नाइस। इमेजिन करो कि तुम अपनी फैमिली के साथ चाइना गए हुए हो घूमने के लिए और वहां पे कुछ लोग आते हैं और तुम्हें किडनैप कर लेते हैं। और किडनैप करने के बाद तुम्हारी फैमिली एकदम हेल्पलेस है क्योंकि तुम्हारी फैमिली कुछ नहीं कर सकती तुम्हें उन किडनैपर्स से बचाने के लिए। और तुम्हारी पोजीशन ये है कि तुम एक माइनॉरिटी से हो, कि तुम मुस्लिम या कज़ाक किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। कई हैं इस बात पे भी अरेस्ट कर लेते क्या भाई? पता नहीं। सालों से चाइनीज अथॉरिटीज कई हजारों बच्चों को ऐसे ही अपने डिटेंशन कैंप्स में डाल चुकी है। उयागुर के 2 बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ था जब उनके फादर की आंखों के सामने से उनको उठा लिया गया था और जिंगजियांग के डिटेंशन कैंप में उन्हें डाल दिया गया। बच्चों को अपनी ही लैंग्वेज में बात करना अलाउड नहीं था और अगर वो ऐसा करते थे तो और अगर उन्हें चाइनीज नहीं आती हो तो भाई बोलना ही बंद। बड़े खतरनाक लोग हैं। बालों से एक एक करके एक बाल को उखाड़ा जाता था ना भाई, ये कुछ ज्यादा पेनफुल है भाई। एज अ पनिशमेंट और उनको मारा पीटा भी जाता था। और अगर उस दौरान कोई स्टूडेंट रो दिया तो उसको सीधा सीधा उठा के एक बहुत ही डार्क बेसमेंट में लॉक कर दिया जाता था। ना भाई, ये बोला जाता था कि उस बेसमेंट के अंदर घोस्ट हैं, भूत रहते हैं उस बेसमेंट के अंदर। पूरी तरीके से मेंटली टॉर्चर करा जाता था इन स्टूडेंट्स को। एक पनिशमेंट ये भी थी जहां पे एक ही चेयर पे स्टूडेंट को बांध दिया जाता था फॉर डेज, जहाँ पे वही का प्यासा बैठा रहता था और उसी पोजीशन में यूरिनेट करता रहता था एंड डेफिकेट करता रहता था, जिसके वजह से लेट्स कंटिन्यू। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है भाई। लेट्स कंटिन्यू। उस स्टूडेंट के नीचे वाले पूरे एरिया में, क्रॉच एरिया में इन्फेक्शंस एंड वुंड्स हो जाते थे और इन्हीं वुंड्स और इन्फेक्शंस का पेन इतना ज्यादा होता था कि उसी चेयर पे बैठे बैठे स्टूडेंट्स अनकॉन्शियस भी हो जाते थे। बहुत बाद में जाके पता चला था क्या दिखा रहा है भाई फिंग। इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी मौत हो गई थी जो कभी इन कैंप से बाहर ही नहीं आए। और साथ ही साथ जो फीमेल स्टूडेंट्स होती थी कभी कभार उनको पनिशमेंट में करा जाता था और करा जाता था।
ओके लेट्स कंटिन्यू। लेकिन जो स्टूडेंट्स इन कैंप्स से बाहर निकलते थे, जब वो बाहर निकल के अपने पेरेंट्स से मिलते थे, तो जब उनके पेरेंट्स अपने ही बच्चों को देखते थे तो वो अपने ही बच्चों को नहीं पहचान पाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जो इंसान अलग बैकग्राउंड से आया था वो एकदम फ्लॉलेस चाइनीज कैसे बोल रहा है, उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो चुका है, उसका बात करने का इतने टॉर्चर करने के बाद भाई बंदा पता नहीं क्या कर कुछ भी कर देगा भाई बंदा। जिस हिसाब का टॉर्चर ये बता रहा है उसके बाद तो भाई क्यों ही नहीं सीखेगा चाइनीज। तरीका चेंज हो चुका है। और कभी कभी तो ऐसे लगता था कि जिस स्टूडेंट को इस कैंप में भेजा गया था वो शायद मर चुका है और जो इंसान बाहर आया है वो कोई और ही इंसान है। इस लेवल पे टॉर्चर करके पूरी तरीके से मोल्ड कर दिया जाता था स्टूडेंट्स। अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ऐसा लगता था कि वो हमेशा से ही चाइनीज थे। इन सब टॉर्चर या फिर बूट कैंप्स में माइनॉरिटीज को ही क्यों टारगेट करा जाता था? इसका जवाब ये है कि उस टाइम पे चाइना में जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते थे उन सब टेररिस्ट अटैक्स के लिए सारी माइनॉरिटीज को ब्लेम करा जाता था और वो फ्रस्ट्रेशन इन्हीं टॉर्चर कैंप्स में माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स पे निकाला जाता था। ये क्या बात हुई भाई? बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? डम यार, पीपल आर वेरी डम। क्या ही कहूँ सही में भाई, अगर हर किसी ने विनलैंड सागा देख ली होती तो पता नहीं क्या ही हो जाता है इस दुनिया का। लेकिन ये सारी कहानी बहुत पुरानी है, ये बहुत पहले के टाइम में होता था और इन सारे हाँ देखा, चलो बहुत पहले के टाइम पे होता था, थैंक गॉड। एक नया ट्रेंड आया चाइना में जो था इंटरनेट। और इस इंटरनेट के ट्रेंड ने ओके आई गेस अब और वर्स होने वाला है। पहले था तो था, अब इंटरनेट के बाद तो समझ गया भाई मैं, और बेकार होने वाला है केस। चाइनीज बच्चों को ऐसा ग्रिप कर लिया था कि इन बच्चों को ओह CS:GO खेल रहे हैं। से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। जो चाइनीज यूथ था वो इंटरनेट, गेमिंग, स्मोकिंग और ड्रग्स के कल्चर में घुसता जा रहा था। 24 घंटे चाइनीज स्टूडेंट्स गेमिंग करते थे और आई मीन सिर्फ चाइनीज नहीं, हर जगह ही है गेमिंग का क्रेज। तो भाई आज के टाइम में तो पूरी दुनिया में ही हो गया। इनमें चाइना वाले बच्चों की भी क्या गलती। साइबर कैफेज में बैठे रहते थे और साथ ही साथ स्मोक करते रहते थे। चाइना के अंदर एक बहुत ही बड़ा गेमिंग कल्चर और एक स्मोकिंग कल्चर है। बहुत सारे टीन्स अपने घर से पैसे लेके और कभी कभी तो चुरा के घंटों तक गेमिंग कैफेज में गेमिंग करते हैं और स्मोकिंग करते हैं। तो बेसिकली वहां पे काफी सारे लोगों ने अपनी आई साइट, अपनी हेल्थ और अपनी डेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा खराब कर रखा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है एंड स्पेशली डेंटल हेल्थ का। अगर आप ध्यान नहीं रख पा रहे हो क्योंकि आप स्पॉन्सर भाई बड़ा अजीब लगता है। ठीक है तुम इतनी सीरियस वीडियो देख रहे हो और उसके बीच में कोई भी स्पॉन्सर आ जाए भाई, कितना अजीब लगता है। मतलब एकदम से मूड बदल दिया। अभी तक ऐसे फुल सीरियस, वहाँ के लोग स्मोक करते थे, उनको काफी डेंटल इश्यूज थे और तभी एकदम से तुम्हें डेंटल इश्यूज ना हो तो ये लो। नाइस भाई। ठीक है ओके लेट्स कंटिन्यू। चाइना का नेचर काफी ज्यादा कंपेटिटिव है और अगर तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं तभी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन पेरेंट्स और टेंशन तब बढ़नी शुरू हुई जब स्टूडेंट्स एजुकेशन और स्पोर्ट्स को छोड़ के पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे लग गए। उसकी वजह से बच्चे करने लगे, साइबर कैफेज में डेडली फायर्स होने लग गई, गेमर्स को मारा जाने लगा। 2005 में एक रिपोर्ट आई थी जिसने ये कहा था कि 90% जो क्राइम्स हैं जो 18 साल से नीचे वाले बच्चे कर रहे हैं इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट। चाइना कमेटी को ये लगने लग गया था कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्टूडेंट्स और इंटरनेट को अलग कर सके। चाइनीज अथॉरिटीज ने काफी सारे साइबर कैफेज पे रेड भी करा जिसकी वजह से अनऑथराइज्ड और अनरजिस्टर्ड कैफेज को बंद कर दिया गया। लेकिन इससे प्रॉब्लम कम नहीं हुई। इसके वजह से काफी सारे साइबर कैफे ओनर्स ने अपने सीक्रेट साइबर कैफेज ओपन करना शुरू कर दिया। सीक्रेट साइबर कैफे, वाह। मतलब लोग पैसों के लिए क्या कुछ नहीं करते भाई, और कोई बिजनेस भी तो कर सकते थे यार। सीक्रेट साइबर कैफे ठीक है। जिनका नाम था डार्क वांगा और स्टूडेंट्स बच्चों के डार्क वांगा कंट्रोल करने की कोशिश करी गवर्नमेंट ने, लेकिन बच्चों ने उसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। नहीं भाई बच्चे मानेंगे ही नहीं। इंडिया में तो क्या हो रहा है, स्टार्टिंग इंडिया में कहाँ से हुई थी गेमिंग को कम कराने की, जब PUBG बैन हुआ था राइट। BGMI ले आएंगे हम तो, हमें पैसों से मतलब है, बच्चों से नहीं। चाइना के बच्चों का सबसे बड़ा ट्रॉमा तब शुरू हुआ जब 2008 में इंटरनेट एडिक्शन को एक मेंटल डिसऑर्डर डिक्लेयर कर दिया गया। बेसिकली चाइनीज का ये मानना था कि अगर तुम डिप्रेस्ड हो भाई जस्ट गो आउट, बाहर जाओ यार, नेचर देखो। इतना मुश्किल भी नहीं है इंटरनेट एडिक्शन छोड़ना। में एंजाइटी है तो उसका रीजन इंटरनेट है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारा पार्टनर पसंद नहीं है तो उसका रीजन भी इंटरनेट है।
और अगर सोसाइटी में तुम्हारी किसी बात को पसंद नहीं करा जा रहा है, तुम सोशली एक्सेप्टेड नहीं हो, तो उसको सीधा सीधा इंटरनेट एडिक्शन से ही लिंक करा जाता है। सीधा सीधा इंसान को बोल दिया जाता है कि ये इंसान एक इंटरनेट एडिक्ट है। ये बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसी भाई टाइम साहब। पे एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी जिसका नाम था फाइटिंग द इंटरनेट। ओके, उसी की क्लिप से के बीस्ट। इस डॉक्यूमेंट्री ने सीधा गेमर्स को हेरोइन एडिक्ट से ही कंपेयर कर दिया था। वाह सीधा ये बोला गया था कि जो लोग गेम्स की तरफ एडिक्टेड हैं वो सीधा भाई, मैं बिल्कुल भी एडिक्टेड नहीं हूँ गेम से। तो गेम तो भाई अगर मेरे पास फ्री टाइम होता तो ही खेलता हूँ, वरना नहीं। मैं तो मन भी नहीं करता, मैं पीसी ऑन कर लूंगा, उसके बाद सोचता हूँ गेम ओपन करूँ, नहीं रहने देता हूँ, क्या ही करूँगा। सीधा उन्हीं लोगों की तरह है जो हेरोइन से एडिक्टेड है। सीधा सीधा ये डॉक्यूमेंट्री एक अवेयरनेस फैलाने के लिए थी कि इंटरनेट कितना डेंजरस हो सकता है। और वहां से इंट्रोड्यूस और ग्लोरीफाई हुआ इसी एडिक्शन का ट्रीटमेंट। ओके, मिलिट्री टाइप बूट कैंप्स, जहां मेडिकेशन और फिजिकल ट्रेनिंग के कॉम्बिनेशन के साथ ये डिसऑर्डर ट्रीट किया जाता था। जब ये पूरा इंटरनेट एडिक्शन शुरू ही आई गेस उन्हें थेरेपिस्ट को नहीं कंसल्ट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये आर्मी मिलिट्री बूट कैंप्स हुआ था, उस टाइम 2006 में ऑलरेडी एक मिलिट्री बूट कैंप बनी गया था इन्हीं सारे स्टूडेंट्स को ट्रीट करने के लिए। और ये पहला बूट कैंप बीजिंग के पास बनाया गया था। और इस मेंटल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के कर्नल टाओ रैन ने अपने सर पे ले ली। ओके, लोग सेलिब्रेट करते थे फॉर क्योरिंग ड्रग एडिक्शन इन मल्टीपल केसेस। बहुत सारे केसेस में टाओ रैन ने ड्रग एडिक्शन को ठीक करा था। थेरेपिस्ट ही था मतलब एक तरीके का। और टाओ रैन इंटरनेट एडिक्शन को बस एक नॉर्मल ड्रग एडिक्शन की तरह ही ट्रीट करता था। न्यूयॉर्क टाइम्स के सामने टाओ रैन ने एक इंटरव्यू ये कुछ तो खतरनाक करने वाला है भाई, ठीक है, कुछ तो खतरनाक करने वाला है ये पक्का। दिया था जिसके अंदर टाओ रैन ने सीधा सीधा बोला था कि जो इंटरनेट एडिक्ट्स हैं और जो गेमर्स हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा घर से सामान चुराते हैं, पैसे चुराते हैं, साइबर कैफेज में ना भाई वो बेकार है। ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आज तक 1 रुपया भी गेम्स पे स्पेंड नहीं करा, 1 रुपया भी। आई मीन हाँ, मैंने अपने सेटअप पे करा है बहुत सारे पैसे, बट मैंने वैसे गेम्स के अंदर 1 रुपया भी भाई स्पेंड नहीं करा आज तक। एंड ना ही मैं करने वाला। आई मीन तब करूँगा जब मैं खुद से कमाने लग जाऊँ, अभी तो नहीं भाई। और उसके बाद वो भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी का और कोई पॉइंट नहीं। टाओ रैन ये बोलते थे कि ये सब कुछ एक नॉर्मल ड्रग एडिक्ट भी करता है। इसी वजह से टाओ रैन को गेमिंग और साथ ही साथ हेरोइन एडिक्शन या फिर कोई भी और ड्रग एडिक्शन एकदम सेम लगता था। और टाओ रैन के अजीब ही मेंटालिटी है भाई। ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर करता था, उन रिजल्ट्स को देख के चाइनीज पेरेंट्स को ये लगने आई मीन बच्चे को इंटरनेट का एडिक्शन क्यों ही होगा यार। आई गेस वो लोनली है, और लोनली भी नहीं है तो आई मीन उसे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। सो आई मीन उसके घर वालों को उसका पीसी छीन के उसे थोड़ा किसी और ऐसी एक्टिविटीज में डालना चाहिए ना। अब बच्चे को खुद ही दिला के दोगे तुम, और फिर बच्चे जब ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे उससे, तो उनमें उनकी भी क्या गलती भाई। अब उन्हें मज़ा इसी में आ रहा है बाहर जाके खेलने से। अच्छा, गलती कहीं ना कहीं सबकी है भाई, खाली बच्चों की भी नहीं है। शायद वो फाइनल सोल्यूशन मिल चुका है जिससे इन सारे बच्चों को क्योर करा जा सकता है फ्रॉम इंटरनेट एडिक्शन। तुम यहाँ पे समझ पा रहे हो कि नॉर्मल स्टूडेंट्स जो बस इंटरनेट पे रहना और इंटरनेट एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, उनके ऊपर वो सारी ट्रीटमेंट्स करी जाती थी जो एक ड्रग एडिक्ट के ऊपर करी जाती है उसको क्योर। वाह, मेरे पे मत करना भाई, मैं भी बहुत इंटरनेट स्क्रॉल करता हूँ, बट नहीं। बात मेरे को पता है क्या लगती है कि इन्हीं कैंप्स के अंदर जो ट्रीटमेंट का तरीका था वो बहुत अनयूजुअल था, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने ये सारे ट्रीटमेंट के प्रोसेसेस अप्रूव कर रखे थे जस्ट फॉर टाओ रैन। जितने भी टाओ रैन के अनयूजुअल मेथड्स थे उन सारे मेथड्स को अप्रूवल मिला हुआ था। बेसिकली टाओ रैन अपने इन बूट कैंप्स में कुछ भी कर सकता था इन स्टूडेंट्स को क्योर करने के लिए, लेकिन ये तो बेकार है भाई। मेरे को पता था ये कुछ तो खतरनाक करेगा भाई, मैं इसका नाम से ही समझ गया था। कैंप के अंदर रह चुके थे और साथ ही साथ रूम 13 में जा चुके थे। कर्नल टाओ रैन के लिए एक अलग ही नाम रखा हुआ था, सैडिस्टिक मास टॉर्चर। पता ही था भाई मेरे को। इस कर्नल को लोग अंकल यांग भी बुलाते थे। यांग को इंटरनेट की चिंता हमेशा से नहीं थी, लेकिन जब यांग का बेटा, उसका खुद का बेटा इंटरनेट एडिक्ट बनने लगा, तभी तो भाई। एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फॉर द चाइनीज यूथ। एंड कर्नल का
जब अपने पे आती है ना तब पता चलता है, पर उसे कुछ ज्यादा ही पता चल गया, आई गेस। काफी ज्यादा पैशनेट थे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में। 2006 में कर्नल को एक लोकल हॉस्पिटल में एक विंग ग्रांट किया गया था, जहां इंटरनेट एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए पहला क्लिनिकल ट्रीटमेंट सेटअप किया गया। यांग ने कुछ मेडिसिन यूज करके और कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स को यूज करके अपना एक मेथड बनाया था। ओके, ब्रेन वॉकिंग। ब्रेन वॉकिंग, ओके। काफी सक्सेसफुल। फाइनली हाफ से ज्यादा वीडियो कंप्लीट होने के बाद अब बात होगी ब्रेन वॉकिंग मेथड पे। इस ट्रीटमेंट के थ्रू जो भी बच्चे जाते थे, चाहे वो कितने ही बिगड़े हुए क्यों ना हो, कितने ही बदतमीज क्यों ना हो, इस ट्रीटमेंट के थ्रू जाने के बाद वो एकदम सही हो जाते थे, नॉर्मल हो जाते थे और जाके अपने पेरेंट्स से अपोलोजाइज भी करते थे सारी गलतियों के लिए। 2009 ओके, कुछ ज्यादा इफेक्टिव है। मेथड से कम 3000 बच्चों को ठीक कर दिया, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो 3000 बच्चों को लाइन पे ला दिया गया था इसी ट्रीटमेंट के थ्रू। या फिर उससे भी बढ़िया भाषा में कहे तो 3000 बच्चों को उसने जिंदा लाश बना दिया था, राइट? ओके भाई, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसी वजह से इस ट्रीटमेंट को काफी ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता था। लेकिन सवाल वही आ जाता है कि इस ट्रीटमेंट में ऐसा क्या था जिसकी वजह से बच्चे एकदम ठीक हो जाते थे? हाँ भाई, मेरे को भी क्यूरियोसिटी हो रही है, बता। रूम 13 में। ओके, कर्नल की फैसिलिटी का प्रोसेस सिंपल था। या तो वो पहले उन स्टूडेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करते थे या फिर थोड़ा बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे कि वो उनके कैंप में आ जाए। जब ओके, बनाने का तरीका मैनिपुलेट करता था, राइट? करता था तो उन स्टूडेंट्स को सीधा सीधा किडनैप कर लिया जाता था। और उस ट्रीटमेंट के टाइम सारे के सारे पेरेंट्स पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यांग के हाथ में दे देते थे, कर्नल के हाथ में देते थे एवरी टाइम कि कर्नल उन आई मीन पेरेंट्स को पता थोड़ी होगा कि ये कैसा बंदा है, राइट? ये उन्हें टॉर्चर करेगा, ये बात तो कभी बाहर आई नहीं होगी। स्टूडेंट्स के साथ कुछ भी कर सकता है, बस कर्नल उन बच्चों को ठीक कर दे। मॉर्निंग में ह्यूमिलिएशन लेसन्स, आफ्टरनून एक्सरसाइज और एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन देने के बाद हर एक स्टूडेंट्स को ले जाया जाता था रूम 13 में। और यही जो पूरा प्रोसेस था, यही था यांग का ब्रेन वॉकिंग मेथड। ओके, 13 कर्नल का सबसे सक्सेसफुल मेथड था। और जो पेशेंट है वो रूम 13 से बाहर आके किसी को नहीं बता सकता था कि रूम 13 के अंदर क्या हुआ, क्योंकि पेशेंट भाई बच्चे में इतनी हिम्मत बचेगी कहाँ से कि वो बताए। को सीधा सीधा ये बोला जाता था कि अगर उसने किसी और को बताया कि रूम 13 के अंदर क्या हो रहा है, ओके, तो फिर उस पेशेंट का पूरा ट्रीटमेंट शुरू से करना पड़ेगा। हैं? रूम 30 के अंदर जो स्टूडेंट क्या बात हुई? जो पेशेंट्स होते थे उनको एक चेयर पे बिठाया जाता था और उनकी उंगलियों पे और उनके टेम्पल पे वायर्स लगाई जाती थी। और इसके बाद स्टूडेंट्स के पेशेंट्स Okay. के अंदर एक रबर पैड डाला जाता था, जिससे जो पेशेंट है वो अपनी टंग बाइट ना कर पाए। और उसके बाद लगभग आधे घंटे तक कुछ मिनट्स के इलेक्ट्रिक शॉक, जिसके लिए ना कर्नल पे लाइसेंस था और ना ही वो क्वालिफाइड था। यांग का ये मानना था कि बच्चों को ट्रीट करने के लिए उनके थ्रू माइक्रो इलेक्ट्रिक करंट्स भेजने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट तभी हो सकता ये कौन सा ट्रीटमेंट है? हेलो, क्या है जब बच्चे पेन एक्सपीरियंस करेंगे। जब इन्हीं स्टूडेंट्स में से कुछ सर्वाइवर्स बाहर आए थे और उनसे पूछा गया उनके एक्सपीरियंस के बारे में, तो उन्होंने सीधा सीधा ये बोला था कि इमेजिन करो कि तुम्हारे सर के अंदर एक नीडल डाली जाए, ब्रेन नीडल डाली जाए और उसको ठोका जाए। वो जो उसको 100 टाइम्स करने पे जो पेन फील होता है, हमने वो पेन एक्सपीरियंस किया। रूम 13 से अगर कोई भागने की कोशिश करता था तो उसको पकड़ के वापस लाया जाता था और एक और आधे घंटे का सेशन दिया जाता था। ले भाई, टीनेजर के दिमाग में आ गया था कि मतलब मरे ही मरे हैं, खत्म। अब उसे यांग से रिवेंज लेना है, क्योंकि उसको दिख रहा था कि यांग सब स्टूडेंट्स के साथ क्या कर रहा है। वो स्टूडेंट गया इंटरनेट पे और उसने सारी कहानी सच लिखी, जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स रिवोल्ट करने लग गए थे कर्नल। नाइस भाई। काफी सारे और विक्टिम्स ने जब वो आर्टिकल पढ़ा और उन्होंने भी अपनी स्टोरीज बतानी शुरू कर दी। ये सारे स्टूडेंट्स जो कर्नल के थ्रू इतना ज्यादा टॉर्चर हुए थे, वो सारे एक साथ खड़े हो गए और इस खबर ने बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज भी ले ली थी और चलो नाइस। यांग को मॉन्स्टर किलर का नाम दे दिया गया। जब मीडिया में ये बात फिर पकड़ा नहीं गया। तो 2009 में इंटरनेट एडिक्ट्स के लिए शॉक थेरेपी को बैन कर दिया गया, लेकिन इससे यांग पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये सब पकड़ते तो सही भाई। हेलो, अच्छा मतलब तब कोई ये क्राइम ही नहीं था,
फिर भी यार शौक थेरेपी देना ऐसे इलीगल नहीं हुआ? पता नहीं। वो मेथड अभी भी चलता रहा, वो सेम रहा, बस उसका नाम चेंज करके इलेक्ट्रिकल एक्यूपंक्चर रख दिया गया। इस नाइस। पूरे मेथड को एक नया नाम दे के रीब्रांडिंग कर दी गई। ये सारी चीजें गलत होते हुए भी काफी सारे डेस्परेट पेरेंट्स अपने बच्चों को तमीज सिखाने के लिए, उनको नॉर्मल बनाने के लिए अब अपने बच्चों को ऐसे ही कैंप्स में भेज रहे थे। 2016 तक यांग का रूम नंबर 13 पूरी तरीके से एक्टिव, क्या बात है। 6000 बच्चों को ट्रीट कर दिया गया था। वाह रे वाह। बूट कैंप्स एक्टिव थे, लेकिन एक दिन एक स्टूडेंट जब इस कैंप में घुसा तो 2 दिन के अंदर अंदर उसकी मौत हो गई। उस बच्चे की मौत हो जाने के बाद जब उस बच्चे के पेरेंट्स आए, उस बच्चे के पेरेंट्स ने उस बच्चे की बॉडी को पूरे तरीके से एग्जामिन करवाया। एग्जामिनेशन के बाद काफी सारे वुंड्स निकल के आए बच्चे के और इंटरनल इंजरीज निकल के आए, लेकिन ये चीज पता नहीं लगा पाया कोई भी कि उस बच्चे की मौत का एक्चुअल रीजन क्या था। कैमरास नहीं थे, वहीं के वहीं बंद करवा दिया गया। चलो नाइस। कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पता है, क्योंकि आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट अफिलिएटेड बूट कैंप्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके काफी सारे लोगों को ये भी इंडिया में नहीं है ना। नाइस नाइस, ना होने भी नहीं चाहिए। समझ आ गया था कि बच्चों के खराब बिहेवियर के पीछे पेरेंट्स का अनएजुकेटेड होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जो टॉर्चर बच्चे वहां सहते थे, इट वाज अनबिलीवेबल। ऐसी एक कहानी थी जहाँ पे एक स्टूडेंट जब इस कैंप से बाहर निकला, या फिर हम ये कह सकते हैं सरवाइव करके आया, तो वो इतने गुस्से में था कि उसने आते ही अपनी मॉम का मर्डर कर दिया। उसने अपनी मॉम को जान से मार दिया। ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू भाई, कंटिन्यू। गुस्से में कि उसकी मॉम ने उसको इस कैंप में भेजा। एट दिस पॉइंट बेचारी मदर ने सोचा कि मैं इसको ठीक करती हूँ, स्कैम हो गया भाई। मेरे को ये नहीं पता कि कौन सी चीज ज्यादा खराब ओके, अ ट्रू स्टोरी। से बच्चों का फ्यूचर खराब होना, या फिर पेरेंट्स की मेंटालिटी इतना ज्यादा डिस्टर्ब्ड होना कि वो अपने बच्चों को टॉर्चर कैंप्स में। देखा, मैं तुम्हें कह रहा था ना भाई, गलती बच्चों की भी नहीं है, सिर्फ गलती उन पेरेंट्स की भी है भाई। तुमने उन्हें इंटरनेट एडिक्ट बनने क्यों दिया? और लाइक कम ऑन यार, उन्हें इन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। या तो भाई फिर पेरेंट्स भी तो टाइम स्पेंड करना बंद कर देते हैं ना अपने बच्चों के साथ। बच्चे भी क्या करें, उन्हें बाहर जाओ तो बाहर जाने से रोकते हैं कि मत जाओ, तो बच्चे होंगे यार इंटरनेट एडिक्ट। आई मीन मेरा बस ये, मेरे को ये कहना है कि हाँ, सारी गलती बच्चों की भी नहीं है, थोड़ी बहुत गलती सबकी होती है भाई। में भेज रहे हैं। या फिर सबसे ज्यादा डार्क पार्ट ये है कि जिस स्कूल में, जिस कैंप में बच्चों को ठीक होने भेजा जाता है, वहां से बस उनकी डेड बॉडीज आती है। Damn, a true story. Okay, okay, so that is it for the video. I hope तुमको मजा आया हो। अरे मजा कैसे आएगा, I'm sorry. ओके ठीक है भाई, बंद करो भाई, आउटरो मेरे को नहीं करना, बंद कर दो भाई इसे, हो गया मेरा दिमाग खराब हो गया।